अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इमरान ख़ान, लेक्चर एमएलटी डिपार्टमेंट। तो आज पढ़ते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में जाने से पहले हम ये जान लें कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडीज़ क्या है। ठीक है, तो एंटीजन a toxin and any foreign substance which induces an immune response in the body, especially the production of antibodies। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि एंटीजन या तो टॉक्सिन होंगे, ठीक है, या कोई फॉरेन सब्सटेंस होगा जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो एक्टिवेट होता है और फिर क्या होता है, स्पेशली प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ होती है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जो एंटीजन है वो टॉक्सिन होंगे या फॉरेन सब्सटेंस होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पांस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा बॉडी में और स्पेशली कौन से, ठीक है, तो स्पेशली एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है जब एंटीजन एंटर होता है टू आवर बॉडी। अब एंटीबॉडीज़ क्या है? एन एंटीबॉडीज़ इज़ अ प्रोटीन प्रोड्यूस मेनली बाय प्लाज्मा सेल दैट इज़ यूज्ड बाय इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज पैथोजन सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस एक्सेट्रा। अब एंटीबॉडीज़ की जो नेचर है, ठीक है, वो नेचर उसका प्रोटीन है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि एंटीबॉडी की नेचर क्या है तो आप सबको पता हो कि एंटीबॉडी की नेचर वो प्रोटीन है। ठीक है, अब ये कब बनता है, ठीक है, और क्यों बनता है? तो उसको बनाने वाला जो है वो प्लाज्मा सेल है। प्लाज्मा सेल उसको प्रोड्यूस करता है, उसको बनाता है। अब क्यों बनाता है? बनाता इसलिए है ताकि ये जाके आइडेंटिफाई करे, ठीक है, जाके वो आइडेंटिफाई करे और फिर उसको न्यूट्रलाइज भी करे। अब ये आइडेंटिफाई किसको करता है और न्यूट्रलाइज किसको करता है? तो ये पैथोजेंस को आइडेंटिफाई भी करेगा और उसको न्यूट्रलाइज भी करेगा। ठीक है, अब पैथोजन क्या है जिसमें ये एक वो डिजीज़ काज करता हो। ठीक है, पैथोजन वो है जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो डिजीज़ काज करे। ठीक है, उसको हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ जाके इम्यून सिस्टम उसको प्रोड्यूस करता है। मेनली जो प्लाज्मा सेल्स है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को, और एंटीबॉडीज़ फिर पैथोजेंस को आइडेंटिफाई भी करता है, उसको फिर न्यूट्रलाइज भी करता है। अब इस पैथोजन की एग्जांपल कौन कौन सी है? बैक्टीरिया हो गया और वायरसेस हो गए। ठीक है, तो ये हो गया एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अब इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ कंबाइन स्पेशली विद ईच अदर, दिस इंटरेक्शन बिटवीन दिम इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब जो एंटीजन है, एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। अब ये जब कंबाइन हो जाते हैं, इस इंटरेक्शन को जो इन दोनों के दरमियान होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान होता है, इसको हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। इट में बी एब्रीवेटेड एज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। हम इसको इस तरह लिखते हैं, ए बी रिएक्शन हम इसको लिखते हैं। ए का मतलब है एंटीजन, ए का मतलब है एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक, दिस फॉर्म द बेसिस फॉर इम्यूनिटी। अब ये बनता क्यों है? इम्यूनिटी के लिए बनता है। ठीक है, और मैन हम ये कह सकते हैं कि ये दिस इज़ द बेसिस फॉर इम्यूनिटी। ठीक है, रिएक्शन ऑब्जर्व इन ब्लड बैंकिंग। अब इसका जो रिएक्शन है हम ये कहते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किस तरह करता है? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए और इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, इस रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए और ऑब्ज़र्व करने के लिए इसको फिर परफॉर्म किया जाता है ब्लड बैंकिंग में। ठीक है, तो तब हमें पता चलता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई है वहाँ पे। When antigen antibody reaction occur in vitro, they are known as serological reaction। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को हम लैब में करते हैं, ठीक है, इन विट्रो करते हैं, ठीक,
तो उसको फिर हम कहेंगे सीरोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक, द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी अकर इन 3 स्टेजेस। अब जो रिएक्शन होती है एंटीजन एंटीबॉडी की वो 3 स्टेजेस में होती है। द फर्स्ट स्टेज द रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो तो सिंपल है कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा। जैसी ही फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स होगी उसको हम कहेंगे सेंसिटाइजेशन। द सेकंड स्टेज लीड टू विजिबल इवेंट्स लाइक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब पहले स्टेप में ये हो गया कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स हो गई है। ठीक है, वो बन गया है। ठीक है, जिसको हम सिंपली सेंसिटाइजेशन कहते हैं। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या होगा, फिर उसको विजिबल करना है। विजिबल का मतलब है कि हम उसको फिर देख सकें कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब वो विजिबल होगा उसको हम देख लेंगे तो वो हमें किस फॉर्म में नज़र आएंगे, या तो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नज़र हमें आएंगे। ठीक है, जिसको हम फिर कहते हैं एग्लूटिनेशन। वो सारा जम के वो क्लम्प्स बनाते हैं। ठीक है, एग्लूटिनेट हो जाते हैं, एग्लूटिनेशन करता है, तब हम उसको फिर अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। द थर्ड स्टेज इंक्लूड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन और इट्स न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, एग्लूटिनेशन हो गई। एग्लूटिनेशन के बाद फिर थर्ड जो स्टेज होगा वो होगा कि जो एंटीजन है इसकी डिस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, एंटीजन की डिस्ट्रक्शन होगी और इसकी न्यूट्रलाइजेशन होगी, जिसको हम कहते हैं हेमोलाइसिस। ठीक है, तो ये एंटीजन क्योंकि फ़ौरन होता है, ठीक है, या टॉक्सिन होगा या फ़ौरन से आएगा, इस वजह से एंटीबॉडी इसके साथ रिएक्शन करके, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा ताकि बॉडी को कोई नुकसान न पहुंचाए। अगर बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको ख़त्म करे और बॉडी जो है वो डिजीज़ से बच जाए। बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन द एंटीबॉडी अटैच विद द एंटीजन। जो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन में जो है उसमें जो एंटीबॉडीज़ है वो आके अटैच हो जाता है एंटीजन के साथ। ठीक है, द पार्ट ऑफ एंटीजन विच कंबाइन विद एंटीबॉडी इज कॉल्ड एपिटोप। अब एंटीजन का वो हिस्सा जो कि जाके कंबाइन हो जाता है एंटीबॉडी के साथ, उस पार्ट को हम कहते हैं एपिटोप। ठीक है, एंटीजन का वो हिस्सा जो कि कंबाइन होता है एंटीबॉडी के साथ, जहाँ पर एंटीबॉडी आके अटैच हो जाता है एंटीजन के साथ, उसको हम कहते हैं एपिटोप। एन एपिटोप आल्सो नोन एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट इज़ द पार्ट ऑफ एंटीजन। ठीक है, एपिटोप को हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं, और इसलिए कहते हैं, और ये तो नॉन बात है ना कि जो एपिटोप है ये एंटीजन का पार्ट है, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन जो एपिटोप है उसको हम ये भी कह सकते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी हम उसको कह सकते हैं। द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी दैट रिकॉग्नाइज द एपिटोप इज कॉल्ड पैराटोप। अब एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो कि एपिटोप को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, एपिटोप को मालूम करता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, एंटीबॉडी की उस पार्ट को कहते हैं पैराटोप। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि एंटीजन का होता है एपिटोप और जो एंटीबॉडीज़ है उसका होता है पैराटोप। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। एग्लूटिनेशन एंड हेमोलाइसिस। अब एग्लूटिनेशन होगी और हेमोलाइसिस किस तरह होगी? एग्लूटिनेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब किस तरह होगा कि जो एंटीजन एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, जब ये कम्प्लेक्स बनाएंगे तो कम्प्लेक्स होने के बाद ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन में किस तरह शो करेगा? ये एग्लूटिनेशन शो करेगा। ये होगा जो फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल्स है वो एग्रीगेट्स करेंगे, वो क्लम्स बनाएंगे, इसकी फॉर्मेशन होगी, फिर वो विजिबल भी होगा। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी की एग्जांपल है, तो एंटीजन एंटीबॉडी जब क्लम्स बनाएगा, जब एग्लूटिनेट्स होगा, तब जाके इसको हम कहेंगे कि एग्लूटिनेशन हो गई। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल डेट द बेयर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स एपिटोप ऑन देयर सरफेस एंड कंबाइन विद द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द टेस्ट सीरम। ठीक, अभी इसकी एग्जांपल है कि रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जिसको हम एपिटोप कहते हैं, एंटीजन का जो पार्ट है एपिटोप, वो जो रेड ब्लड सेल है इसके सरफेस पे होता है। तो ये जाके कंबाइन हो जाता है एंटीबॉडीज़ के साथ, जो कि प्रेजेंट होता है इन द टेस्ट सीरम। ठीक है, जिस तरह हम वो करते हैं, एबीओ करते हैं। ठीक है,
ब्लड ग्रुपिंग जब हम करते हैं तो इसके ऊपर वही डालते हैं, तो इस उसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि रेड ब्लड प्लाज्मा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो एपिटोप जो प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल के ऊपर, तो जो एंटीबॉडी उसके ऊपर यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग टेस्ट सीरम, तो वो जाके उसके साथ एग्लूटिनेशन शो करता है और हम कहते हैं कि ये ए ग्रुप ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, और ये ए बी ब्लड ग्रुप है, ये ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो इस हिसाब से उस एग्लूटिनेशन के हिसाब से फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी है, ठीक है। तो उस लिहाज से अब किस तरह, क्योंकि वहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाती है। कैन ऑब्जर्व एबीओ ग्रुपिंग एंड डायरेक्ट टेक्निक एंटीग्लोबुलिन प्रोसीजर, और इस मदद से हम एबीओ ग्रुपिंग भी ऑब्जर्व करते हैं, हम मालूम कर सकते हैं, एबीओ ग्रुपिंग को भी मालूम कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट टेक्निक्स है फॉर एग्जांपल एंटीग्लोबुलिन प्रोसीजर जो है हम ये भी करते हैं, ठीक है। तो ये वो इसमें हो जाते हैं एग्लूटिनेशन एंड हेमोलाइसिस। एग्लूटिनेशन अकर इन 2 स्टेज। अब एग्लूटिनेशन 2 स्टेजेस में होता है। इसको एक को हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हो जाता है सेंसिटाइजेशन, फिर बात आ जाती है जीटा पोटेंशियल की। इसको आगे पढ़ते हैं, तो आप देख ले ज़रा उसमें पिक्चर में, ठीक है। जो एंटीजन है इसका जो रीजन है एपिटोप, ठीक, ये जाके एंटीबॉडी का रीजन है पैराटोप के साथ ये अटैच हो जाता है। जब ये अटैच हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, तब जाके ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाता है। एंटीजन एंटीबॉडी टू शो एपिटोप एंड पैराटोप। तो आप देख सकते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी में एपिटोप और पैराटोप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन अकर इन 2 स्टेज। वही बात है, सबसे पहले है सेंसिटाइजेशन। एंटीबॉडी अटैच itself specifically to the polysaccharide protein complexes that form the antigen site on the red cell, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या करता है कि ये खुद जाके अटैच हो जाता है पॉलीसेकेराइड लिपिड या प्रोटीन कम्प्लेक्सेस के साथ, जो बनाता है एंटीजन साइट ऑन द रेड सेल, ठीक है। तो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो जाके खुद ब खुद उन्हीं कम्प्लेक्सेस के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, जो बनाते हैं एंटीजन साइट ऑन द रेड सेल, ठीक। रिक्वायर्ड प्रॉपर टेम्परेचर। अब इसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, एज वेल एज पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। उसके साथ साथ जो मीडियम आप यूज़ करते हो उसका पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो होना चाहिए, एंड एंटीजन एंटीबॉडी रेशो, ठीक है। ये आपने सबने देखना है उसमें, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपली बात हो गई, ठीक। सबसे पहले एंटीबॉडी आके अटैच हो जाता है, ख़ुद को अटैच करता है स्पेसिफिकली टू द पॉलीसेकेराइड लिपिड एंड प्रोटीन कम्प्लेक्सेस, ठीक है, जो कि फिर बनाता है, ठीक है, एंटीजन साइट बनाता है ऑन द रेड सेल। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर टेम्परेचर हो और पीएच जो आयनिक स्ट्रेंथ है ऑफ द मीडियम ये भी हो, और एंटीजन एंटीबॉडी रेशो भी फाइंड आउट हो, मालूम हो, ठीक है। तो ये आ जाता है सेंसिटाइजेशन में, मालूम हो। क्लम्स फॉर्मेशन। अब क्लम्स फॉर्मेशन किस तरह होगी? द सेकंड पेज इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एग्लूटिनेशन इन विच सेल कम टुगेदर। अब सेकंड पेज क्या होगा कि क्लम्स बनेगा, ठीक है, एग्लूटिनेशन होगी सही तरीके से, और ये इस तरह है कि ये फिजिकल प्रोसेस है। मतलब ये हुआ कि फिजिकली आप अपने आंखों से उसको देख सकेंगे कि वो क्लम्स बना रहा है, वो एग्लूटिनेट हो रहा है, ठीक है, जिसमें सेल जो है एक दूसरे के साथ टुगेदर हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, टू फॉर्म क्लम्स, ठीक है। दिस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एंटीबॉडी इन्वॉल्व, द एंटीजन साइट अवेलेबल एंड द जीटा पोटेंशियल ऑफ द मीडियम इन विच द सेल आर सस्पेंडेड, ठीक है। अब जब क्लम्स बनता है ये किस बेस पे डिपेंड करता है? ये टाइप ऑफ एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है कि कौन किस टाइप की एंटीबॉडीज़ है इसमें इन्वॉल्व है, और जो एंटीजन साइट है, ठीक है, ये भी अवेलेबल हो। अब एंटीजन साइट अवेलेबल नहीं है और आप एंटीबॉडी यूज़ करते हो तो ये बिल्कुल फजूल है, ठीक है। तो फ़ायदा कब होगा, फ़ायदा कब देगा? फ़ायदा तब देगा जब एंटीजेनिक साइट मौजूद हो और आप एंटीबॉडीज़ को यूज़ करें, ठीक है, तो तब जाके वो आपको फ़ायदा देगा। एक बात तो ये है।
द जीटा पोटेंशियल फॉर द मीडियम इन विच द सेल आर सस्पेंडेड, और एज वेल एज ये किस पे डिपेंड करेगा, वो जीटा पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, जीटा पोटेंशियल ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा जिसमें जो सेल है वो सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो सेल सस्पेंडेड होते हैं, जहाँ पर सेल मौजूद होते हैं, वो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एंटीबॉडी पर भी डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ है, एंटीजन साइट अवेलेबल है कि नहीं है, और इसके साथ साथ जो जीटा पोटेंशियल ऑफ द मीडियम है जिसमें सेल सस्पेंडेड होता है वो इस पर डिपेंड करेगा, तब जाके क्लम्स बनेगा। अब है जीटा पोटेंशियल, रेड सेल विन इन सस्पेंशन कैरी अ नेगेटिव चार्ज ऑन देयर सरफेस। अब जो रेड सेल है जिस सस्पेंशन में वो होते हैं, ये रेड सेल, वहाँ पे उस पे होता है नेगेटिव चार्ज, जिसका जो सरफेस है इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। दीज चार्जेस सर्व टू रिपेल द एडजेसेंट सेल टू अवॉइड स्लेजिंग, ठीक है। तो जो चार्ज है, अब ये चार्ज इसके ऊपर है, नेगेटिव चार्ज है सरफेस के ऊपर, रेड सेल के ऊपर, तो ये चार्ज क्या करेगा, सर्व करेगा कि वो जो एडजेसेंट सेल्स है उसको रिपेल करेगा, ठीक है। जब वो उसको रिपेल करेगा तो इससे क्या होगा, टू अवॉइड स्लेजिंग, तो इस की वजह से क्या होगा कि वो अवॉइड करेगा स्लेजिंग को, ठीक है। When the cell are suspended in electrolyte solution, अगर सेल सस्पेंडेड है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, ठीक है, अगर सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटेड है और सेल उसमें मौजूद है, दिस डिटरमाइन द इफेक्ट चार्ज ऑफ द रेड ब्लड सेल एंड डिज़ाइन एज द जीटा पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर सेल सस्पेंडेड है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो इफेक्टिव होगा रेड ब्लड सेल की, और इसको हम एज अ जीटा पोटेंशियल भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, दिस डिटरमाइन द इफेक्टिव चार्ज ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में अगर सेल सस्पेंडेड है तो ये डिटरमाइन करेगा रेड ब्लड सेल के जो चार्ज है उसको डिटरमाइन करेगा, एज वेल एज वो जीटा पोटेंशियल को भी डिज़ाइन करेगा, ठीक है। मतलब ये होगा कि पता चलेगा कि इसमें जीटा पोटेंशियल है, ठीक है, मौजूद है, और इसको हम मतलब कह सकते हैं, ये कह सकेंगे कि ये जीटा पोटेंशियल है। जीटा पोटेंशियल इन ऑर्डर टू ब्रिंग एंटीबॉडी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द सेल। अब जीटा पोटेंशियल में क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज़ है उसको हम सेल की जो सेल सरफेस है इसके क्लोज लेके आएंगे, ठीक है। जब वो क्लोज लेके आएंगे तो क्या होगा, दिस पोटेंशियल हैज़ टू बी रिड्यूस्ड, जो जीटा पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है क्या होगा, वो कम होता जाएगा। जैसे ही हम एंटीबॉडीज़ को सेल सरफेस के पास लेके आएंगे तो जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस होगा, कम होगा। इवन दोज एंटीबॉडीज दैट डू नॉट एग्जिबिट एग्लूटिनेशन नॉर्मली कैन डू सो इफ पोटेंशियल एज रिड्यूस। अब बाज़ एंटीबॉडीज़ ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि अब एग्लूटिनेशन नॉर्मली नहीं करता, ठीक है, वो भी स्टार्ट करता है क्योंकि जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस होता है। अब अगर पोटेंशियल रिड्यूस होता है, ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज़ जो एग्जिबिट नहीं करते एग्लूटिनेशन को, ठीक है, जो नॉर्मली होता है, तो वो भी स्टार्ट कर देता है, ठीक। अब वो क्यों स्टार्ट कर देता है, वो इसलिए स्टार्ट कर देता है क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल जो है वो कम हो गया होता है, ठीक है। प्रोटोलाइटिक एंजाइम, अब प्रोटोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, ठीक है। द एंजाइम दैट आर यूज्ड टू एनहांस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इंक्लूड पेपेन, फेसिन एंड ब्रोमेलिन। अब वो एंजाइम जो कि एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन को एनहांस करता है, उसको ज़्यादा करता है, ठीक है। इसमें आते हैं पेपेन, फेसिन एंड ब्रोमेलिन, ठीक है। दे आल्सो रिमूव स्ट्रक्चर्स ऑन द रेड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्रोटोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चर रेड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, ठीक है, वो उसको भी रिमूव करते हैं, एंड एज टू फैसिलिटेट द इंटरेक्शन ऑफ एंटीबॉडी विद कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन, और इसके साथ साथ ये फैसिलिटेट करता है एंटीबॉडी की जो इंटरेक्शन है विद एंटीजन, तो उसको भी फैसिलिटेट करता है, ठीक है। मतलब ये कि उसमें ये हेल्प प्रोवाइड करता है कि एंटीजन एंटीबॉडी
की जो इंटरेक्शन है वो बेस्ट हो, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करता है। द रेड सेल एंटीजन डेट आर इनहेंस बाय एंजाइम इंक्लूड RH, KEL, KED, लेविस ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब वो रेड सेल एंटीजन, ठीक है, जिसको ये एंजाइम इन्हेंस करता है, ज़्यादा करता है, वो कौन कौन से है? RH, KEL, KED, लेविस ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। Certain red cell antigen include Duffy and MNS destroyed by enzyme। अब बाज़ ऐसे रेड सेल एंटीजन है जो फॉर एग्जांपल डफी हो गया, MNS डिस्ट्रॉय बाय एंजाइम, ठीक है। तो डफी हो गया, MNS हो गया, तो उसको डिस्ट्रॉय करता है, उस एंटीजन को ये एंजाइम क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। एल्बुमिन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोवाइन सोर्स एंड कमर्शियली अवेलेबल एज 22%, ठीक है। जो एल्बुमिन है इसको बनाया जाता है बोवाइन सोर्सेज से, ठीक है, और ये कमर्शियल भी अवेलेबल है 22% में, ठीक है। ये सिंपल बात है। प्रिपरेशन क्या है? ओवर टाइम द यूज़ ऑफ एल्बुमिन हैज़ बीन अबंडन्ड बाय मैनी ब्लड बैंक्स, ठीक है। अब टाइम के हिसाब से जो एल्बुमिन का इस्तेमाल है, यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्लड बैंक में, ठीक है। सो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर पोटेंशिएटर लाइक लिस एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, तो क्यों इसको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है? एल्बुमिन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ब्लड बैंकिंग में, इसलिए कि इसकी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। एक तो ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर पोटेंशिएटर, ठीक, क्योंकि इसमें अवेलेबिलिटी होता है बेटर पोटेंशिएटर्स की, फॉर एग्जांपल लेस एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो एल्बुमिन है इसको अबंडेंटली यूज़ किया जाता है ब्लड बैंकिंग में, और इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी एक बात तो ये है कि ये अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी मौजूद है इसकी। दूसरी बात ये है कि इसमें अवेलेबिलिटी होती है बेटर पोटेंशिएटर की, फॉर एग्जांपल अब पोटेंशिएटर कौन कौन से है? लिस हो गया, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ठीक है। अब लिस क्या है? लो आयनिक स्ट्रेंथ सालाइन इसको कहा जाता है, LISS, ठीक है। लो आयनिक स्ट्रेंथ सालाइन इज़ वाइडली यूज इन द ब्लड बैंक एज अ एनहेंसिंग मीडियम, ठीक है। ये यूज़ होता है ब्लड बैंक में, ठीक है, इसको ब्लड बैंक में यूज़ किया जाता है ताकि जो मीडियम है उसको इन्हेंस कर सके, उस मीडियम को वो ज़्यादा कर सके, ठीक है। द इंक्यूबेशन टाइम इज़ 10 to 10 minutes एंड मोस्ट एंटीबॉडीज़ आर वेल डिटेक्टेड बाय दिस टेक्निक। अब जो इनका जो इंक्यूबेशन टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, अप टू 10 मिनट्स तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन टाइम है, और इसमें मोस्टली जो एंटीबॉडीज़ है वो सही तरीके से डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। हम उसको सही तरीके से सारे एंटीबॉडीज़ जो है, मोस्टली एंटीबॉडीज़ जो है उसको हम सही डिटेक्ट कर सकते हैं इस टेक्निक की मदद से, ठीक है। अब क्या है? PEG क्या है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं इसको। इट पोटेंशिएट एग्लूटिनेशन बाय टेकिंग आउट वाटर इन हाइड्रेशन, ठीक है। अब ये एग्लूटिनेशन को किस तरह पोटेंशिएट करेगा, ज़्यादा किस तरह करेगा? बाय टेकिंग आउट वाटर इन हाइड्रेशन। तो ये क्या करता है कि ये वाटर को बाहर निकालता है हाइड्रेशन में, ये क्या करता है कि ये हाइड्रेशन में वाटर को निकालता है, दस बाइंडिंग द सेल टुगेदर एंड एनहांसिंग सेकंड स्टेज एग्लूटिनेशन। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब ये टेकिंग आउट करता है वाटर को इन हाइड्रेशन प्रोसेस के दौरान, ये क्या करता है कि टेकिंग आउट वाटर करता है, तो फिर ये जाके बाइंड करता है सिल के साथ, जो सिल्स है के साथ ये कंबाइन हो जाता है, और जो सेकंड स्टेज एग्लूटिनेशन है फिर उसको वो एनहेंस करता है, मतलब फर्स्ट हो जाता है, अब जो सेकंड स्टेज एग्लूटिनेशन है ताकि सही तरीके से क्लम्स बने और क्लम्स सही तरीके से बन जाए, तो ये फिर वो उसको एनहेंस करता है, उसको ज़्यादा करता है ताकि सेकंड स्टेज एग्लूटिनेशन हो जाए, ठीक है। अब है जीटा पोटेंशियल। रेड सेल विन इन सस्पेंशन कैरी अ नेगेटिव चार्ज ऑन देयर सरफेस। अब जो रेड सेल है जिस सस्पेंशन में वो होते हैं, ये रेड सेल, वहाँ पे उस पर होता है नेगेटिव चार्ज, जिसका जो सरफेस है इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। दीज चार्जेस सर्व टू रिपेयर हेमोलाइसिस क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द लाइसिस ऑफ सेल।
अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। अब इसके रिजल्ट से क्या होगा कि लाइसिस अब सेल होगी। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि सेल लाइस होगा, सेल ख़त्म हो जाएगा। फ्री हेमोग्लोबिन रेड कलर इज इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब जो हेमोग्लोबिन है जिसका कलर रेड कलर होता है, ठीक है, अब जो आरबीसी है इसका रेड कलर ड्यू टू हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है जो रेड ब्लड सेल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो रह जाता है फ्री हेमोग्लोबिन, ठीक है, जिसका कलर होता है रेड कलर, जो रेड कलर के होते हैं, ठीक। हेमोलाइसिस इज द पॉजिटिव रिजल्ट डेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीमेंट एक्टिवेटिंग एंटीबॉडीज़। अब हेमोलाइसिस जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट्स किस तरह है? क्योंकि इसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो कंप्लीमेंट है, ठीक है, एक कंप्लीमेंट मौजूद है जो कि एंटीबॉडी को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। फिर ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हेमोलाइसिस को हम पॉजिटिव रिजल्ट्स कहते हैं। और पॉजिटिव रिजल्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शो करता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो मौजूद है जो कि एक्टिवेट करता है एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। हेमोग्लोबिन रिएक्शन आकर इन 2 स्टेज। अब हेमोग्लोबिन जो रिएक्शन है वो 2 स्टेजेस में आकर होता है। नंबर फर्स्ट, एंटीबॉडी कंबाइन विद द एंटीजन दस सैनिटाइजिंग द रेड सेल। तो सबसे पहले रिएक्शन क्या है कि एंटीबॉडी जो है वो कंबाइन हो जाता है एंटीजन के साथ, एपिटोप और पैराटोप के पार्ट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। तो सेंसिटाइजिंग प्रोसेस जो सबसे पहला स्टेप था सेंसिटाइजेशन, वो हो जाता है। सेंसिटाइज रेड सेल लाइस विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स। अब जो सेंसिटाइज रेड सेल जो है, ठीक है, सेंसिटाइजेशन हो गई है तो रेड सेल को फिर लाइस करना है, ख़त्म करना है, ठीक। तो उसको ख़त्म किसकी मदद से किया जाता है? एक्टिवेटेड कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स की मदद से उसको एक्टिवेट लाइस किया जाता है, ठीक है। तो सेंसिटाइज रेड सेल को ख़त्म किया जाता है, लाइस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स की मदद से। एप्लीकेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब इसकी कम्प्लिकेशन क्या है, ठीक है। द चीप यूज़ ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आर डिटर्मिनेंट ऑफ ब्लड ग्रुप फॉर ट्रांसफ्यूजन, ठीक। इसके मदद से हम इस रिएक्शन की मदद से हम ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता चलता है अब बंदे को ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, और तो क्या किया जाता है कि बंदे का ब्लड लिया जाता है, उसको चेक किया जाता है उसके ब्लड ग्रुपिंग को, तो तब हम जाके कह सकते हैं कि ये ब्लड हम उस बंदे को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम इसको हम विद द हेल्प ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं। सीरोलॉजिकल एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट। अब हो सकता है कि मे बी सीरोलॉजिकल एक्सपोजर हो, ठीक है। अब इन्फेक्शियस एजेंट्स है उसको एक्सपोज हो गया हो तो उसको भी हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनो एसे फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इम्यूनो एसे जितने भी करते हैं, ठीक है, इसके डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को यूज़ किया जाता है, ठीक है, फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रोटीन इन सीरम। अब इसलिए भी किया जाता है कि हम फाइंड आउट कर सकें कि प्रोटीन सीरम में मौजूद है कि नहीं है। तो इस रिएक्शन की मदद से हम प्रोटीन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोटीन जो है सीरम में प्रेजेंट है कि नहीं है। डिटरमाइनिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टन इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़। इसी हिसाब से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये करेक्टरिस्टिक हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं सर्टन इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़ की, ठीक है। तो इसकी मदद से हमें ये भी पता चलेगा कि इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़ है तो हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी करेक्टरिस्टिक को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसकी कंक्लूजन क्या होगी, ठीक है। वी कंक्लूड ऑफ दिस टॉपिक विद अ क्विक रिव्यू अबाउट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो इसको हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है, वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की और रिव्यू की मदद से हम इसको फिर क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे इसको। एंटीजन एंड एंटीबॉडी कंबाइन स्पेसिफिकली विद ईच अदर,
ठीक है। दिस इंटरेक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो हम सिंपली इसी के साथ इसको कंक्लूड कर देंगे कि जो एंटीजन है या एंटीबॉडीज़ है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं स्पेसिफिक एक पॉइंट पे। जो एंटीजन पे होता है वो होता है एपिटोप, और जो एंटीबॉडीज़ पे होता है वो पैराटोप होता है। तो इस रीजन की बेस पे वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, वो कम्प्लेक्स बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है। तो इसको हम कहते भी है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। सो थैंक यू। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।